जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थलों के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, लेकिन मैं हिंट्स के लिए बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु सभ्यता में जितने भी सारे स्थल खोजे गए हैं वे सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, और वे सारी नदियाँ ऑटोमेटिकली आके सिंधु नदी में मिलती थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। जैसे भी देखिए, अभी बिहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो बिहार गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिहार में जितने भी सारे शहर वे किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, और वो सारी नदी ऑटोमेटिकली आगे किसमें, गंगा से मिल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, से गंगा घाटी की सभ्यता। उसी तरह उस समय सबसे बड़ी नदी थी सिंधु। सिंधु नदी किसी से नहीं मिलती थी, जाके डायरेक्ट समुद्र से मिलती थी, इसीलिए उस समय के सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा सभ्यता क्या है। सिंधु सभ्यता जब इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। तब जॉन मार्शल ने किया था, दयाराम साहनी को बोला था, से महाराज आप जाइए और सिंधु सभ्यता खुदाई कीजिए और देखिए वहाँ से क्या क्या मिलता है। तो सर जॉन मार्शल के कहने पर जब दयाराम साहनी जब खुदाई कर रहे थे तो पहला स्थल मिला हड़प्पा। क्या स्थल, पहला स्थल मिला हड़प्पा, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। समझ गए, अब क्लियर डाउट हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई है। हड़प्पा की खुदाई हुई है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई है। और ये हड़प्पा कहाँ है, यह पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान में जो उधर मिला है उधर का पढ़ लेंगे, बाकी अपना इंडिया वाला बाद में पढ़ेंगे। पहले हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी को। जैसा कि मैंने बताया, सर जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया सिंधु सभ्यता में, तो सबसे पहले स्थल मिला हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अभी जब ये क्या कर जब दयाराम साहनी जब खुदाई करवा रहे थे तो ईंट मिल रहा था, कहीं ईंटा मिल रहा था, कहीं पत्थर मिल रहा था, कहीं कुछ मिल रहा था। तो वो मजदूर से जब खन रहे थे ना, तब मतलब बड़का पहले छोटी ईंटा मिला, फिर उससे बड़का ईंटा निकला, फिर और खोदे तो और बड़का ईंटा निकला। खोदते एक कमरा निकल गया। तो देखा जाए क्यों, तो कमरा निकल गया। उसके बाद और ज़्यादा खोजे तो एक और कमरा निकल गया। तो देखा ये तो और बड़ा हो। तो उसके बाद खोदते एक महल ही निकल गया। तो उसका नामकरण क्या हुआ, हड़प्पा। उस शहर की मतलब जो खुदाई हो कि जिस शहर का पता चले उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हड़प्पा सभ्यता के हम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी वस्तुएं मिली उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा वस्तुएं मिले हैं, तो पहला है कुम्हार का चाक। क्या है, पहला है कुम्हार का चाक। आप लोग 2 से 3 बार बोलेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। क्या मिला है, कुम्हार का चाक। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बहुत ही, जितना मैंने निकाला है ना, बहुत ही मेहनत से निकाला है। आप लोग इसको बढ़िया से देख के बढ़िया से याद करेंगे। पहला क्या मिला है, पहला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक वो चाक नहीं होता जैसे कुम्हार सब एक मतलब गोला टाइप का रखता है और उसको घुमा देता है और इस तरह करके बनाता है, घैला बनाता है, दियरी बनाता है, दीप बनाता है, एकदम बढ़िया बनाता है। वही है कुम्हार का चाक। क्या है, कुम्हार का चाक। और दूसरा है अन्नागार। क्या है दूसरा, अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने की जगह। क्या होता है, अनाज रखने की जगह, और बहुत बड़ा होता था उस समय। और उसके बाद तीसरा का है श्रमिक आवास। क्या है, श्रमिक आवास। हड़प्पा में कौन सा स्थल पाया गया, श्रमिक आवास। तो देखिए, ट्रिक याद रखने का एक ट्रिक है। कुम्हार का चाक, पहले कोई भी लोग क्या करता है, पहले काम करता है। तो कुम्हार का चाक पहले लोग काम करते थे। फिर अन्नागार मतलब खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खा के बाद क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो ये एक ट्रिक है, कुम्हार का चाक पहले ये काम करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, श्रमिक आवास। ठीक है, जैसे आप ही लोग देख लीजिए, आप ही लोग पहले काम करते हैं, काम करने के बाद में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, बोलते हैं बहुत थक लियो, बहुत काम हो गया, अब जाते हैं, सो जाते हैं। तो वही लास्ट में सो जाते हैं। तो वही एक ट्रिक है,
कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। उसके बाद है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति उस समय मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मतलब उसी टाइप की मिली है, हम ये नहीं कह सकते सो वही है, बस देखा ऐसे मतलब एकदम कान में बड़का बड़का मतलब उसका कुंडल है, गहना उना है, एकदम मिला है, तो उसी के अनुमान से लगाया ये मातृ देवी की मूर्ति है। और इसके बाद यहाँ से लकड़ी की ओखली। लकड़ी की में क्या मिली है, ओखली नहीं होता जो देखते ही होंगे, ओखली में मतलब कुटाता है, जैसे आज भी हमारे घर में यूज होता है, छोटका होगा, छोटका हितनी और के होगा, उसमें छोटका ओखली होगा और उसमें आदि कूचता है, लहसुन कूचता है, प्याज जो भी मन वो सब कूच देता है, तो वही है लकड़ी की ओखली। उस समय मिला, छोट मोट नहीं, बड़ा बड़ा होता था। उसके बाद है लकड़ी का ताबूत। क्या है ताबूत, ताबूत जानते हैं ना, ताबूत होता है जिसमें लाश को पैक करके दफना दिया जाता है। तो सब धर्म में अपना अलग अलग होता है, जैसे इस्लाम धर्म में देखते हैं, इस्लाम धर्म में क्रिश्चियन समय क्या करता है, दफना देता है, तो वही कर रहा है ताबूत। ताबूत और ताबूत है। और उसके बाद यहाँ पे मिला है RH-37 कब्रिस्तान। क्या मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी है। से RH-37 कब्रिस्तान किस जगह से मिली है, ये एक बार बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बीपीएससी क्वेश्चन है। RH-37 सीधे ये कब्रिस्तान नहीं दे, सीधे बोलता RH-37 कहाँ का, मतलब कहाँ का ये स्थान ये है। तो सब बच्चे बोल RH-37 ये सब तो पढ़ा था कब्रिस्तान, ये RH-37 कहाँ दे दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। किस जगह से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तब देखिए अब इसका एक क्या, अब इसका मैं बता देता हूँ कि किसको, जैसे आप लोगों को याद करवा दिया, ये कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मतलब पहले कोई काम करेगा फिर खाना खाएगा फिर सो जाएगा। अब उसी तरह देखिए मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की जो मूर्ति है देखिए लकड़ी की ओखली। मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में लाना है, कुछ देना है, फोड़ देना है सबको, और उसके बाद क्या करना है, लकड़ी का ताबूत, ताबूत में इसको भर देना है। और RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान में क्या करना है, ला के दफना देना है। तो एक ट्रिक है, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, 2 से 3 बार बोलेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद है हाथी का कपाल। हाथी का कपाल समझ रहे हैं, हाथी का कपाल में होता है हाथी का बड़ा सर, जो हाथी का सर नहीं होता है सुर वाला, जिसमें 2 दांत निकला हुआ रहता है, उसी को कहते हैं हाथी का सर। क्या बोलते हैं, हाथी का कपाल। कपाल की जगह सिर लिखना, सिर लिख देते, लेकिन कपाल समझा दिए आपको। हाथी का कपाल मतलब पूरा बॉडी उसका धर नहीं, ये सिर्फ सिर उसका, ये सिर्फ सिर होगा उसका, ठीक है। और ये देखिएगा ये धार्मिक मामलों में मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, मतलब इसका बहुत ही मतलब धार्मिक मामला में बहुत इसका महत्व है। हाथी का जैसे देख लिए गणेश जी का भी सर एकदम हाथी का ही है, सब पूजा करता है, बहुत ही धार्मिक चीज़ में मायने रख लेती है। उसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह। क्या है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का भी बहुत ही महत्व है, स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही महत्व है, स्वास्तिक चिन्ह का भी, ये दोनों का बहुत ही धार्मिक महत्व है। उसके बाद क्या है, पहियों वाली गाड़ी, ठोस पहियों वाली गाड़ी का अवशेष मिला है। जैसे अनाज ले जाने के लिए पहिया, पहिया जानते हैं ना क्या होता है, जो गाड़ी सब में जो 2 चक्का रहता है ना, उसी को बोलते हैं पहिया, ठीक है। तो वही कह रहा है से पहियों वाली गाड़ी, अनाज को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, या फिर कोई भी सामान को यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पहियों का आविष्कार किया। जैसे पहियों का आविष्कार तो मैंने बता ही दिया, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, और किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, उसी का उपयोग इसमें दिखाया जा रहा है। पहियों कहते, पहियों का मतलब पहियों वाली गाड़ी जो हमको हड़प्पा से मिली है। उसके बाद है जौ और गेहूँ। क्या है, जौ और गेहूँ है, जौ और गेहूँ ये भी मैंने बता दिया। प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में जब मानव ने सबसे पहले खेती की थी, जौ और गेहूँ की थी, या कब की थी, 7000 ईसा पूर्व की थी। और कहाँ ये की थी, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में की थी, और किस पहाड़ों के बीच में, सुलेमान और खितर पहाड़ों के बीच में की थी। मैंने प्रागैतिहासिक काल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें सारी आपको बता दिया है, ठीक है। आइए, तो वही क्या है, जौ और गेहूँ, उसमें बहुत ही मुख्य व्यवसाय, वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, मुख्य व्यवसाय। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आते हैं फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, सन 1921 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में। और ये कहाँ है वर्तमान में, वो वर्तमान में यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। सीधे आप लोग पाकिस्तान याद रखेंगे, जिला को इतना महत्व नहीं है।
इसके उत्खनन करता कौन है, उसको इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसको उत्खनन करता है। और ये हड़प्पा किस नदी पे है, तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला है कुम्हार का चाक, पहला है कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। पहले कोई भी आदमी काम करेगा, फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। उसी तरह मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी की ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, क्या है RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, उसके बाद पहियों वाली गाड़ी, जौ और गेहूं। आप लोग क्या करेंगे, 2 से 3 बार बोल देंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। हड़प्पा के बारे में सारी जानकारी हो गई। हड़प्पा से आपका मैं लिख ही देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन जैसे बताइए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपसे अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, तो बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा का खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, सन 1921 में किया था। और हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। इसमें सवाल छूटा कहाँ। और अगर आप लोगों में से अगर ये 4 ऑप्शन दे देंगे से हड़प्पा में से कौन सा वस्तु मिली है, तो आप लोग बता नहीं देंगे, सीधे बता देंगे, आप लोगों को सब याद हो ही गया। अब जैसे कोई दे देगा कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, उसके बाद दे देगा मन का दे देगा, तो आप लोग नहीं मान लेंगे। तो तीनों तो मैं पढ़ा ही हूँ, मन का नहीं है, मार देंगे मन का नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसी तरह आते हैं क्या, मोहनजोदारो में। क्या आते हैं, मोहनजोदड़ो में। क्या आते हैं, मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत ही महत्व है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को इसकी भी खुदाई कब हुई है, सन 1921 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, सन 1921 ईस्वी में हुई। और ये कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में है। कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में ये लड़काना ज़िले में है। तो आप लोगों को ज़िला याद नहीं करना, बस सीधे याद रखना है, पाकिस्तान याद रखना है, ठीक है। बाद में ये सारी चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका जिला मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम के बहुत ही पूछ देता है। चलिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ से एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये जब सिंधु सभ्यता के लोग जब युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तो फिर ये मोहनजोदड़ो में किसी का सर अलग, किसी का धड़ अलग, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग, ये सब मतलब कहाँ से मिला। मतलब इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। जैसे मानिए कोई मरता है तो कोई सही सलामत ही मरेगा ना, उसके शव को जाकर कोई गाड़ देगा, या जैसे मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान में जाके गाड़ देगा, जला देगा, राख मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे मिला था लाश, मिला था किसी का कंकाल मिला था। कंकाल से पता चला कि किसी का हाथ नहीं है, तो किसी का पैर नहीं है, तो किसी का कुछ नहीं है, इसीलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया है। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है। अब आते हैं, अब इसके उत्खनन करता कौन है, इसके उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। कौन है, राखाल दास बनर्जी। कौन है, राखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता है। और ये किस नदी पर है, और ये सिंधु नदी पर, डायरेक्ट सिंधु नदी पर है। क्या है, डायरेक्ट ये सिंधु नदी पर ही है। तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, सीधे सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है, ठीक है। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। अब यहाँ से भी जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। बहुत ही एकदम बिल्कुल आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, 2 से 3 बार मेरे साथ बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। पहला है पशुपति शिव की मूर्ति। क्या है, पशुपति शिव की मूर्ति। जहाँ भगवान होंगे वहाँ पंडित भी होगा। आज की डेट में जैसे आज हिंदू है, हिंदू धर्म है, वहाँ देखिएगा जहाँ जहाँ मंदिर होगा वहाँ पंडित जरूर होगा। इसीलिए करा पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति है तो वहाँ पंडित ही भी होगा, तो वहाँ पर लिखा पुरोहित आवास। क्या है, यहाँ से पुरोहित आवास क्या मिली है, पुरोहित आवास मिली है, मिला है पुरोहित आवास। उसके बाद पुरोहित आवास, आज जब पंडित जी है तो फुल पैंट थोड़ी पहनेगा तो सूती कपड़ा ना पहनेगा। तो वही यहाँ से क्या मिला है, सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला है, सूती वस्त्र यहाँ से मिला है। क्या मिला है, सूती वस्त्र। क्या मिला है, सूती वस्त्र। फिर से आइए, पशुपति शिव की मूर्ति, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र। फिर एक बार और बोलेंगे, पशुपति शिव की मूर्ति, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र। जहाँ भगवान होगा वहाँ पंडित भी होगा, और पंडित है तो फुल पैंट थोड़ी पहनेगा, हाँ कोट पैंट थोड़ी पहनेगा। और उस समय होता भी थोड़ी था, सूती वस्त्र। क्या करेगा, आराम से देखते ही है पंडित जी को एकदम सूती वस्त्र पहने रहते हैं।
उसके बाद है सूती वस्त्र, उसके बाद यहाँ सभागार, जहाँ पंडित जी होगा वहाँ पे 100% सभागार होगा। अब बताइए सभागार, सभागार जहाँ पे सभा होता है, जहाँ पे 10 लोग आते हैं वहाँ पे सभा होता है। से मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मुझे न्याय दिलाइए, जस्टिस दिलाइए मुझे, तो वही यहाँ पे सभागार भी था। मोहनजोदड़ो में सभागार भी मिला है। उसके बाद है सभागार है, जब लोग सभागार में आएंगे तो छोटी सड़कें तो होगी नहीं, होगी तो चौड़ी सड़कें ही होगी। तो मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़कें भी मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? चौड़ी चौड़ी सड़कें भी मिली है। क्या मिली है? चौड़ी सड़कें भी मिली है। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन इसका आता है विशाल स्नानागार। यह विशाल स्नानागार बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, चौखुटादार था और सीढ़ी बाई सीढ़ी था। जैसे अभी का देखते हैं ना, जैसे कोई मतलब मतलब इस टाइप का क्या रहता है, मतलब इस टाइप का कोई पुल रहता है। अब पुल रहता है और बगल में क्या करता है, इस तरह ये पुल है, ये पुल के अंदर पानी है और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सब सीढ़ी बना देता है, सीढ़ी बना देता है जाने के लिए, सीढ़ी बना देता है नीचे जाने के लिए। इधर चारों बगल से क्या करता है, चारों बगल से सीढ़ी बना देता है, से आदमी अपना जाएगा। उसी तरह जो यहाँ का विशाल स्नानागार था, एकदम स्टेप बाय स्टेप था, उसमें दिया था उतरने के लिए, एकदम जिस टाइप का बताया इस टाइप का था। इसमें पानी था और इसमें पानी था और स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा था, उतरने के लिए सीढ़ी दिया हुआ था। जिससे यह प्रतीत होता है ऐसे यहाँ का जो विशाल स्नानागार है, कोई फेस्टिवल पे, कोई त्यौहार पे लोग इसमें जाते थे, नहाते थे और अपना त्यौहार मनाते थे। विशाल स्नानागार बहुत ही बड़ा था। और यहाँ से अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार अन्नागार जैसे हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिला है, तो ये छोटा अन्नागार था। लेकिन ये अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा इमारत क्या है? अन्नागार मोहनजोदड़ो का है। किसका है? मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार है। ठीक है, अन्नागार हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो का, बहुत बड़ा इमारत है। उसके बाद है कांसे की नर्तकी। कांसे क्या है? नर्तकी मतलब होता है डांसर। डांसर जो डांस करती है ना, उसको डांसर बोलते हैं, नर्तकी। तो वही है कांसे की नर्तकी। क्या है? कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांसे की नर्तकी मिली है। क्या मिली है? कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी 7 तक हो गया। एक और शुरू से आते हैं, पशुपति शिव की मूर्ति, जहाँ पशुपति होगा वहाँ पंडित भी होगा। तो पुरोहित आवास क्या है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास तो पंडित जी मतलब फुल पैंट तो नहीं पहनेंगे। सूती वस्त्र क्या है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के बाद सभागार। सभागार 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 के बाद में, सभागार में लोग आने के लिए छोटी सड़कें तो होगी नहीं, बड़ी सड़कें होगी। चौड़ी सड़कें, पतली सड़क तो होगी नहीं, चौड़ी सड़कें होगी। चौड़ी सड़कें, ठीक है, चौड़ी सड़कें। विशाल स्नानागार, जहाँ पे लोग फेस्टिवल में लोग नहाते थे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उस समय लोग अपने हिसाब से यूज करते होंगे, कब यूज करना हो, कब होता था कब नहीं। उसके बाद है अन्नागार। अन्नागार जैसे कि मैंने बता दिया है, अन्नागार मोहनजोदड़ो का, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार और इमारत है। उधर कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी का मतलब इस टाइप में था, इस टाइप में था, जैसे होता है ना टे टाइप का, तो इस टाइप का नहीं, जैसे होता है, जैसे अभी भी होता है कथक, जो कथक है, कथक, कथकली, जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य है, वो सब जो डांस होता था उसी टाइप का था। कांसे की नर्तकी टाइप की मिली हुई थी। उसके बाद है घर में कुआं। क्या है? घर में कुआं। घर में कुआं भी मिली हुई है। घर में कुआं, घर में कुआं का मतलब जैसे अभी हम लोग के घर में कल है या नल है। गांव में अगर आप लोग रहते हैं तो कल होगा और शहरों में रहते हैं तो नल होगा। उसी तरह पहले के घर में क्या था? पहले के घर में कुआं था। कुआं था अपना, आराम से डोल में गिराइए डोल, उसमें से पानी आराम से धागा खींच लीजिए, जैसे गांव में होता था। हमें तांबे का ढेर। क्या है? तांबे का ढेर। जैसा कि मैंने बताया है, प्रागैतिहासिक काल में ही मैंने जो उत्तर या ताम्रपाषाण काल था उसी में तांबे की खोज हुई, जिसका यूज हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिल रहा है। क्या है? तांबे का ढेर है। क्या है? तांबे का ढेर है। और यहाँ से क्या है? ईंट के भट्टे। ईंट के भट्टे का मतलब आप समझ रहे हैं? ईंट के भट्टे, जो चिमनी नहीं होता, चिमनी जो देखिए बहुत लंबा होता है, ऊपर से धुआं निकलता रहता है और लाल कलर का चिमनी रहता है, जिसमें ईंट को पकाया जाता है। तो वो कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है ईंट के भट्टे। नोट कीजिएगा आप लोग, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। चांदी का प्रयोग
लोगों ने ही किया था चांदी का प्रयोग। अब ये एक बार बीपीएससी नहीं, यूपीएससी में एक बार सवाल आया था, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, किस सभ्यता में हुई थी। तो उसमें दिया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। तो सब कह रहा था हड़प्पा की सभ्यता शहरी सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता थी। और इससे भी पहले थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो सबने मार दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन ऐसे ही नहीं है। सबसे पहले चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में देखने को हमें मिली है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। और क्यों है वो भी बता दिया है, लेकिन एक बार और बता दूंगा आगे। तो उसी सीधे आप लोग सीधे मानिए ना, आप लोग सीधे याद रखिएगा, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।